काफी ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से मोहन ने हत्या जैसी खूंखार वारदातों को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया। रात के समय वो लड़कियों के साथ सेक्स करता था और अगली सुबह ही उनको जान से मार देता था। हत्या जैसी खूंखार वारदातों को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दे रहा था। उस ढोंगी मोहन पर वो लड़कियां कैसे भरोसा कर ले रही थी। कर्नाटक के हसन बस स्टॉप पर एक दिन लेडीज टॉयलेट के बाहर अचानक से बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वजह ये थी कि अंदर से गेट लॉक था। काफी घंटों से उस गेट को लगातार कोई पीटता जा रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आने की वजह से उस गेट को जैसे ही तोड़कर देखा गया तो उसके अंदर चमचमाती हुई लाल साड़ी पहने हुए दुल्हन के रूप में सजी हुई एक लड़की की लाश मिलती है। उस लड़की के मुंह में से झाग भी आ रहे थे। आखिर ये सब 1 या 2 दिन तक नहीं चलता रहा, बल्कि लगातार हर रोज ही वारदातें देखी जाने लगी। आखिर कौन कर रहा था ये सब वारदातें? आखिर इन सब वारदातों के पीछे कौन मास्टरमाइंड था जिन सब वारदातों को वो अंजाम दे रहा था? साइनाइड मोहन उर्फ मोहन कुमार। मोहन कुमार का जन्म कर्नाटक के कन्याना में 1963 के अंदर हुआ था। मोहन ने 1980 से लेकर 2003 तक एक सरकारी टीचर की नौकरी की थी। मोहन की वैवाहिक संबंध की बात करें तो मोहन कुमार ने कुल 3 शादियां की थी। मोहन कुमार की पहली बीवी का नाम था मैरी, दूसरी बीवी का नाम था मंजुला और तीसरी बीवी का नाम श्री देवी था। मोहन कुमार की पहली बीवी का नाम था मैरी। मैरी मोहन कुमार की एक स्टूडेंट ही थी। मोहन का अपनी पहली पत्नी मैरी से तलाक होने के बाद मोहन ने अपनी दूसरी शादी भी कर ली थी। मोहन ने दूसरी शादी करने के बावजूद भी पुष्पा नाम की लड़की से अपनी तीसरी शादी रचाई थी। मोहन कुमार की एक स्टूडेंट थी जिसने पानी के अंदर कूदकर अपनी जान ले ली थी। एक मछुआरे का कहना है कि उसने मोहन कुमार को उस लड़की के साथ में देखा था। जब मोहन कुमार को बुलाकर उसके बारे में पूछताछ की गई तो मोहन कुमार ने कहा कि वो लड़की मुझसे प्यार करती थी और मुझसे शादी करने के लिए कह रही थी। जैसे ही मैंने उसे शादी करने के लिए मना किया तो उसका अचानक से पैर फिसला और वो पानी के अंदर गिर गई। आखिर सवाल ये उठता है, मोहन कुमार ने उस लड़की को बचाया क्यों नहीं? काफी लोगों के सबूत मिलने के बाद मोहन कुमार को पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था, जहां उसे जेल के अंदर एक सुनार मिला। जब मोहन ने सुनार से उसके जेल में आने की वजह पूछी तो सुनार ने कहा कि वो साइनाइड से अपने गहनों को साफ करता है। एक दिन अचानक से उससे कोई भूल हो गई। उस साइनाइड की गोलियों को बेचारे जानवरों ने कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से उन बेचारे जानवरों की जान चली गई। मोहन कुमार ने सोचा कि वो साइनाइड की गोली इतनी खतरनाक है कि चंद लम्हों में ही इंसान की जान चली जाए। मोहन कुमार ने थोड़ी बहुत सजा काटने के बाद सोने का काम शुरू कर दिया था। वो गैरकानूनी तरीके से साइनाइड की तस्करी करने लगा था। मोहन कुमार की फैक्ट्री में काम करने वाली एक 25 साल की लड़की को मोहन से प्यार हो गया था। मोहन ने उससे शादी करने के लिए कई सारे वादे किए। मोहन ने उस औरत को इस कदर अपनी प्यार की जाल में फंसा रखा था कि उस औरत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मोहन उसे उस जगह से काफी दूर ले गया। पहले उन दोनों ने एक लॉज के अंदर शारीरिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद मोहन उसे बस स्टैंड ले गया था, जहां पर उस औरत को मोहन ने साइनाइड की गोली दी थी। जैसे ही उस औरत ने साइनाइड की गोली खाई तो उस औरत की उसी जगह पर मौत हो गई। 2003 से लेकर 2009 के बीच तक ये वारदातें आम हो चुकी थी। लगातार अलग अलग इलाकों की बस स्टैंड के टॉयलेटों में पुलिस को लड़कियों की लाश मिलने लगी थी। देखते ही देखते पुलिस को लगभग 20 से ज्यादा लड़कियों की लाश मिल चुकी थी। पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लग पा रहे थे। पुलिस को सिर्फ ये लूटपाट का ही केस लग रहा था। पुलिस सोच रही थी कि कोई बड़ा रैकेट है जो इस वारदातों को अंजाम दे रहा है। हालांकि पुलिस को कहाँ मालूम था कि इन सब के पीछे सिर्फ मोहन का ही हाथ है। जैसे ही साल 2009 शुरू हुई, उस साल ने सब लोगों को एकदम से ही चौंका कर रख दिया था। एक सुबह गांव के अंदर खबर फैली कि अनीता नाम की लड़की अपने घर से गायब है। गांव के अंदर अफवाह ये फैलाई गई कि कोई मुसलमान लड़का अनीता को भगाकर ले गया है। इसलिए वहां रहने वाले लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने अपने हाथों में मोर्चा उठाया और पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया और ये मांग की कि जब तक अनीता को हमारे हवाले नहीं कर दिया जाएगा, हम इस पुलिस स्टेशन से कहीं नहीं जाएंगे। उस खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। पुलिस फौरन ही इस मामले के बाद हरकत में आई। जैसे ही पुलिस ने छानबीन करना शुरू की तो कर्नाटक के हसन बस स्टैंड पर एक लेडीज टॉयलेट पर काफी ज्यादा भीड़ जमा हुई। भीड़ जमा होने की वजह यह थी, अंदर से किसी ने गेट लॉक कर दिया था। लगातार कई घंटों तक उस गेट को बजाया गया, लेकिन कोई भी अंदर से कुछ जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए उस गेट को जैसे ही तोड़कर देखा गया तो उसमें दुल्हन का जोड़ा पहने हुए अनीता की लाश मिली। मोहन उन बेचारी लड़कियों को शादी का झांसा देकर उन लड़कियों को उनके घर से भगा लाता था, जहां वो लड़कियां अपने साथ में गहने और रुपए भी लाती थी।
मोहन उन लड़कियों के साथ किसी सस्ते से लॉज में जाकर दुष्कर्म करता था और फिर दोनों किसी बस स्टॉप पर जाकर खड़े हो जाते थे। मोहन उन लड़कियों से कहता था कि गहने मत पहनना। वो लड़कियां मोहन से जैसे ही पूछती तो मोहन कहता कि बाहर चोर बहुत घूम रहे हैं। मोहन अपनी जेब में से एक टैबलेट निकाल कर देता था। जैसे ही लड़कियां उस टैबलेट के बारे में पूछती तो मोहन कहता ये कॉन्ट्रासेप्शन गोली है, यानी गर्भ निरोध गोली है। मोहन कहता था कि इसे किसी टॉयलेट में जाकर खाना, जैसे ही तुम इस गोली को खाओगी तो तुम्हें 5 मिनट के बाद उल्टियां होंगी। बेचारी उन लड़कियों को कहाँ मालूम था उस मेडिसिन के बारे में। जैसे ही वॉशरूम में जाकर वो लड़कियां उस गोली को कंज्यूम करती, थोड़ी ही देर में उन लड़कियों की मौत हो जाती। जैसे ही मरने वाली अनीता की कॉल रिकॉर्ड चेक किए गए तो उसके अंदर से करीब के ही गांव में रहने वाली कावेरी का नाम निकलकर सामने आया। जैसे ही पुलिस कावेरी के घर पर पहुंची तो कावेरी भी अपने घर से लापता थी। कावेरी की भी कॉल डिटेल जैसे ही पुलिस ने निकाले तो कावेरी की कॉल डिटेल्स के अंदर पास के ही इलाके में रहने वाली पुष्पा का नाम निकलकर सामने आया। जैसे ही पुलिस ने पुष्पा के घर पर रेड मारी, पुलिस को पता चला कि पुष्पा खुद 1 साल से लापता है। देखते ही देखते धीरे धीरे गांव से लड़कियां गायब होने लगी। अक्सर गायब होने वाली लड़कियों की जो उम्र थी वो लगभग 20 से 30 साल के अंदर ही अंदर थी। जब पुलिस ने पुष्पा के कॉल डिटेल्स को निकाला तो पता चला कि पुष्पा का फोन 3 मिनट के लिए एक्टिव हुआ था। बताई हुई लोकेशन पर पुलिस जैसे ही पहुंची तो पुलिस को धनुष नाम का एक लड़का हाथ लगा। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये फोन कहां से आया, धनुष ने कहा कि उसके मामा मोहन कुमार ने ये मोबाइल उसको दिया है। धनुष को जैसे ही गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया गया और उससे इन्वेस्टिगेशन की गई, धनुष ने काफी मुश्किलों के बाद अपना मुंह खोल दिया था। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो मोहन अपनी तीसरी पत्नी के घर पर ही था। इस तरह से पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस ने मोहन के घर की छानबीन की तो पुलिस को मोहन के घर से कई सारे पुराने फोन बरामद हुए। इतना ही नहीं, मोहन के घर से एक डायरी भी मिली जिसके अंदर मोहन ने मरने वाली लड़कियों के नाम दर्ज किए थे और मोहन ने लाल स्याही से उस डायरी के अंदर उन लड़कियों के नाम भी लिख रखे थे जिन्हें वो अपना शिकार आगे बनाने वाला था। सारे सबूत और गवाह मिलने के बाद मोहन को कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई। कुछ हत्याओं के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो कुछ हत्याओं के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। चौंका देने वाली बात तो यह थी कि 2013 में मोहन ने अपना केस खुद ही लड़ा। उसके कई साल केस लड़ने के बाद मोहन की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। अभी मोहन के ऊपर केस चल रहा है और वो जेल की सलाखों के पीछे है। आखिर जब पुलिस को इतनी सारी लाशें एक ही तरीके से मिल रही थी तो सभी पुलिस वालों ने एक दूसरे से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अगर वो ऐसा करते तो हो सकता था कि और जानें बच जाती। आपकी क्या राय है इस केस के अंदर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बस यहीं तक था आज का हमारा ये केस और आपका मेरा ये सफ़र। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस को देखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवार में शेयर करें ताकि ये लोग भी इन वारदातों के बारे में जान सकें। इस हत्यारे के ऊपर बॉलीवुड में हाल ही में दहाड़ करके मूवी बनाई जा चुकी है। इस हत्यारे की हैवानियत को उस मूवी के अंदर पूरी तरह से फिल्माया गया है। अगर आप इस हत्यारे के बारे में अतिरिक्त जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उस मूवी को जाकर देख सकते हैं, जिसके बाद आपको पूरी तरह से उस हत्यारे के बारे में समझ में आ जाएगा। और फिर मिलूंगा एक और दर्दनाक कहानी के साथ। तो इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।